नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा से। मतलब अभी जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था मैं आई थी उसमें, मतलब मेरे को 3 to 3.5 आवर इतना लगता है आने में, अगर मैं कैब से आती हूँ तो। अगर मैं ट्रेन या बस से आती हूँ तो इट विल टेक मोर टाइम, लाइक 4-5 घंटे। ठीक है, ओके मैम। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चलो। पूर्वा नहीं आई ना, अभी काफी बच्चे नहीं आए, आ जाएंगे। चलो ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक मैं फटाफट से बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं। बोहर मॉडल कर लिया है, उससे पहले जो एटॉमिक मॉडल्स थे वो डिस्कस कर लिए थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, देन बोहर मॉडल आए। कहानी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एटम से स्टार्ट हुई थी, अब कहानी इलेक्ट्रॉन पे आके आ चुकी है। ठीक है, हाँ। बोहर मॉडल पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने फिर देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। एक आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन रह गया है, वो मैं करा दूंगी आपको, बहुत छोटा टॉपिक है, 5-7 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोए हाइपोथेसिस। लिखने में होता है डी ब्रोगले, बट बोलते हम क्या है? डी ब्रोए। डी ब्रोए हाइपोथेसिस मतलब, हाइपोथेसिस मतलब इसने सजेशन दिया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। उसके अलावा एक हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम जो चीजें पढ़ते जा रहे हैं उनका लिमिटेशन आता जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने किसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया था? बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल की बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया था, और अपनी कुछ चीजें, मतलब इन्होंने अपने कुछ कुछ नई नई चीजें आप इनमें पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आज हम ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे, दोनों बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, और क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, लास्ट क्लास में थे क्या पूर्वा, आफ्ताब, दक्ष, ये थे क्या? यस मैम, हम थे। या कि नहीं? देखो, मैम पूर्वा पिछली क्लास में भी नहीं आई थी, क्या पता आप ना आए। हम्म, ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा यही रहेगा, हमें समझना है और क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, एक चीज और, आज मैं आपको असाइनमेंट नहीं दूंगी। कुछ कुछ क्वेश्चन है, 3-4-5-6 इसके आसपास दूंगी घर के करने के लिए। लेकिन आप लोगों को इसलिए मैं आज नहीं दूंगी क्योंकि आप लोगों के असाइनमेंट पेंडिंग है। मैंने ऑलरेडी 5 असाइनमेंट आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो आप वो आराम से करिएगा क्योंकि कल भी अपनी क्लास नहीं है, ताकि जब आप मेरे पास नेक्स्ट क्लास में हो तो आपके सारे असाइनमेंट, पेंडिंग असाइनमेंट्स कंप्लीट हो रखे हो। गुड ठीक है, इवनिंग मैम। मिलेगा। आफ्ताब लेट हो गया बेटा, गुड इवनिंग। थोड़ा जल्दी आया करो, है ना? हाँ ठीक है, और इस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे, डी ब्रोय हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बड़े ही प्यारे प्यारे प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बड़ा ही प्यारा सा प्रिंसिपल है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। एंड डी ब्रोय हाइपोथेसिस ये भी अच्छा है। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि इसमें से इजी क्वेश्चन, कोई बात नहीं दिया, क्वेश्चन इजी आते हैं। वेटेज आप लोगों को मालूम ही है। आपको आगे बढ़ने से पहले बेटा, डी ब्रोय हाइपोथेसिस पे जाने से पहले तुम लोगों को मेरे को 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमेशा की तरह। हाय अरीशा, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे है, इसको प्लीज करने का ट्राई कीजिए। बच्चों प्लीज टाइम पे आया कीजिए, 8:45 का टाइम है आपको। 8:40 पे क्लास में आना है। मैं 10 मिनट पहले ही लॉग इन कर लेती हूँ। तुम्हें मेरे से कुछ पूछना है, बात करनी है, कुछ भी तो आ जाए करो ना 10 मिनट पहले। तुम लोग ऑन टाइम होते हो, ऑन टाइम भी नहीं हो, लेट हो। अरीशा का तो शायद, अरीशा आपका तो मे बी ट्यूशन वगैरह होता है ना? यस मैम। कोई बात नहीं। बाकी और बच्चे, रवीना तुम भी थोड़ा टाइम पे आया करो। चलो ये क्वेश्चन करो, क्या पूछ रहा है ये करो, फिर आगे चलते हैं। प्यारा क्वेश्चन है ना? पता है किस में आया था ये, कौन से वाले पेपर में आया था? ये आया था
नीट में भी आ चुका है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। कौन बताएगा? कोई भी नहीं? अरे बाबा हैंड रेस करो। हर्षित, श्रेया, मुस्कान, आलिया करो। मैम आफ्ताब ठीक है। करो करो। मे बी ऑप्शन 1 कह रही हो क्या? क्या नाम है? श्रेया। यस मैम, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 कैसे किया तुमने? हाँ लव बेटा, इतनी ही डिटेल्स दी गई हैं। कंप्लीट है क्वेश्चन तो। क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट नहीं है। कैसे किया श्रेया? आफ्ताब कैसे किया? मैम हम पुराना वाला रिलेशन से अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ए था बोलो। ये, पता नहीं ई साइन अब क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता। HC बाय लैम्डा। एक मिनट रुको, रुको रुको क्या? साई थोड़ी ना है वो। अगर आपको एनर्जी किस में निकाले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, फायदे में रहोगे। यहाँ पे वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है, ठीक है? तो अगर तुम अगर तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो अगर तुम्हारा लैम्डा चेक कर लो, वेवलेंथ इस वेवलेंथ इज इन नैनोमीटर, तो कैसे निकालते थे तुम? 1240 बाय 1240। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद? मैम मैम 3.54 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 4 ऑप्शन। हाँ अब मत फोर्थ कहना कि ऑप्शन मैम, मैम। अब मत बोला मैम ईवी कुछ तो लिखते हो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, ठीक है? वो ट्विटर टाइप का कुछ आप बनाती है ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। पूछ लिया करो ना फिर, ठीक है? ओके। हाँ तो क्या बोला, निकाल लिया? फिर आगे बढ़ो। वो बोल रहे हैं कि जो मेटल ए है, मेटल ए उसका वर्क फंक्शन है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो बी है उसका है 2.2। ठीक है, यानी कि जब तुम रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हो तो 4.8 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे तो देखो ना, जितना तुम भेज रहे हो तो 3.54 है, यहाँ पे भी तुम इतना ही भेज रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? इसको तो बी वाले को तो सिर्फ 2.2 चाहिए ना। बट बोलो Yes, ma'am. थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये तो निकल जाएगा यस मैम। से। बल्कि यस मैम। अपने पॉकेट में एक्स्ट्रा स्पीड भी लेके निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ तो भाई साहब नहीं हो पाएगा इजेक्शन। तो जो मेटल ए है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेगा। क्लियर है? प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अब मैं मान के चल रही हूँ इतने क्वेश्चन कराने के बाद और देने के बाद होमवर्क की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारा क्लियर हो गया है। ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये मत बोला मैम सी पे टिक है तो सी इसका आंसर है, निकाल के देखो। आराम से करो ये क्वेश्चन भी। लव कुश हो गया था बेटा पहले वाला? सलोनी? यस मैम। ओके। रवीना, दीपांकर, एलेक्स हो गया था क्या? हाँ यस मैम। होना चाहिए, नहीं हुआ था तो मेरे को रोक देना। हाँ मुस्कान हो गया? अच्छा सॉरी आफ्ताब। ये कल के होमवर्क में दिया था क्या क्वेश्चन मैंने? किसी को याद नहीं है? छेड़ा ही नहीं होगा वो अभी होमवर्क करना। करो करो बच्चों, करो करो, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अरीशा। अप्रोच बता दो, इट्स ओके अगर आंसर नहीं आ रहा। सुनो सुनो,
कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया, बस मेरे को ये बता दो तुम कैसे कर रहे हो, ट्राई मतलब तुम कर कैसे रहे हो। तुमने पेन लिया हुआ है, नोटबुक ली हुई है, तो क्या लिख रहे हो, बस मुझे ये बता दो। आलिया क्या लिख रही है? मैम हम इसमें पहले हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है हमें। हम एनर्जी निकाल लेंगे क्योंकि हमें वेवलेंथ दे रखी है 2000 एंगस्ट्रॉम। हाँ, कैसे निकालोगे एनर्जी? 1240 बाय 2000 करके। 12400 है ना? जब यस लेमडा मैम। होते तो 12400 लेती हो ना, 2000 हो यस जाएगा। मैम। तो बस इसको सोल्व करना, कितना आ रहा है? मैम 6.2। 6.2. चलो, मतलब वो कह रहे हैं कि जो तुमने मेटल लिया है उसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब इतनी एनर्जी, अगर तुम इतनी दोगे या इससे ज्यादा दोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो तुम कितने की दे रहे हो? 6.2 की दे रहे हो, है ना? तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6.2 माइनस 4.2, दैट इज 2 Yes, यस इलेक्ट्रॉन। मैम। बट द आंसर जो तुम्हें आंसर रिपोर्ट करना है वो करना है जूल में। तो तुम्हें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल के बराबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हो जाएंगे? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, तो ये मैम आ जाएगा। 3.2 इंटू 10 तो ऑप्शन सी माइनस डाटा। 2 into 9। 10 to the power minus 19. C. इजी है, यस मैम। Yes, ma'am. है ना? कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, हो जाएगा ये आराम से। बस आपको ये पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। ये ना बहुत काम का है। अगर सेम क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी में देखोगे ना, इतने बड़े बड़े एनसीईआरटी में सॉल्यूशन है, बट अपने को क्या करना है, कोई बात नहीं, उससे लेना देना नहीं अपना। नीट में आया तो यही इसी तरीके से करोगे, देखो कितने मैम कम टाइम में हो जा रहा है। हाँ जी बोलो। मैम हमें काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, तो हाफ mv स्क्वायर से नहीं निकाला हमने, ये उससे मल्टीप्लाई कर दिया कन्वर्जन से। तो मतलब तुम क्या कह रही अगर हो कि काइनेटिक अगर हम एनर्जी हाफ तुमने mv इस स्क्वायर से फॉर्मूले से नहीं करेंगे। निकाला? ठीक है, हाफ एमवी से एमवी स्क्वायर से कर रहे हो, तो इसके लिए तुम्हें वेलोसिटी चाहिए ना। फिर मेरा बेटा, वेलोसिटी कहाँ से लाने वाली हो ये भी बताओ, है ना? ओके। ठीक है, तो हमारे पास वर्क फंक्शन है, हमारे पास और डिटेल्स है, तो हमें पता है ना ये वाला फॉर्मूला मैम ने कराया था, तो यहाँ से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। ठीक है, हाँ जी आफ्ताब मैडम इसको एक और तरीके से भी तो निकाल सकते हैं ना। बताओ बताओ बताओ, निकालो। मैम जो एनर्जी रेडिएशन है उसको हम वर्क फंक्शन से माइनस कर दे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगी? यही तो करा मैंने, यही तो करा। इंसिडेंट एनर्जी जो तुम फॉल करा रहे हो कितनी है, कितने की दे रहे हो? 6.2 की ना। 6.2। ओके और मैम। वर्क फंक्शन इतनी, यही तो करा। ओके मैम ठीक है। ठीक है, चलो अभी आगे। यस मैम। अलीशा यस हो मैम। गया क्या? अलीशा Yes, तुमने ma'am. टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ मजेदार वाली कहानी पे। अब तुम्हें कहानी की तरह सुनना है, कहानी सुनो, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। और यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलाज लिस्टिंग करूंगी, वो तुम्हें फॉर्मूलाज क्लास में ही याद करके जाने हैं, क्वेश्चन करेंगे फिर। अब सुनो, ये क्या क्यों आया डी ब्रोए। कुछ हमने जो पहले चीजें पढ़ी होंगी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, है ना? अब देखते हैं ये डी ब्रोए हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस का मतलब इसने, डी ब्रोए ने, ये नील बोहर का क्या है, स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है, अच्छे थे काफी, इनको भी मिले हैं, अवार्ड मिले हैं। तो इन्होंने क्या दिया था, सजेशन दिया था। हाइपोथेसिस मतलब कुछ अपना सजेशन देना। कहानी कहाँ से अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, तो हमने देखा कि लाइट का ड्यूअल नेचर मैंने तुम्हें बताया। ड्यूअल नेचर बोले तो लाइट का वेव नेचर भी याद करो, जो मैंने बोला था मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो आपकी रेडिएशन एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव हो रही है, तो वो लाइट का क्या बोल रहा था, वेव नेचर। बट अगर मैं प्लैंक्स के अकॉर्डिंग बोलूं तो उसने लाइट का क्या बोला था, पार्टिकल नेचर। उसने क्या बोला था, जो लाइट आ रही है वो क्या आ रही है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, स्मॉल यस। पैकेट से। और हर पैकेट की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। यस बोलो मैम। हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. इस पैकेट की एनर्जी मान लो कुछ Yes, और ma'am. होगी, एच न्यू डैश हो जाएगी। तो ये उसने बोला था, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो फिर डी ब्रोए ने बोला, उसने ये सजेशन दिया
कि तुम अभी तक बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, मतलब लाइट का उन्होंने बोल दिया ना, लाइट का हम पढ़ रहे हैं वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रोई कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी क्यों नहीं हो सकता? बोलो हाँ या ना। मतलब ये उसने बोला, Yes. सजेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन का ma'am. भी वेव नेचर होना चाहिए। इसने ये बहुत अच्छी, सारे शौक थे इसकी ये बात सुन के कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर हो सकता है, और ये बात सच है, ये बात सच प्रूफ हुई आगे जाके। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड मैम वो दोनों इनके वही थे असिस्टेंट जिन्होंने इनकी Yes, इस हाइपोथेसिस पे कौन वो सा करा फिर? था, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके दिखाया था। कौन सा था वो? डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट था। डिफ्रैक्शन जिसमें एक्सरेज जैसा आया था। यस, एक्सरेज उन्होंने ये तुम फिजिक्स detect में किया। पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तभी तुम्हें मालूम है, फिजिक्स में तुम पढ़ते हो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव हो गया था। ठीक है, तो अब फिर से सुनो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, वेव नेचर और अपना पार्टिकल नेचर। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो है ही, वेव नेचर भी क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, आगे जाके ये बात प्रूव भी हो गई कि हाँ होता है। तो धीरे धीरे डी ब्रोई ने क्या किया ना, इलेक्ट्रॉन से वो सब पार्टिकल्स पे ये लगाने लगे। मतलब जो आपका मूविंग पार्टिकल है, जो मोशन में है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई, मतलब डी ब्रोई ने कहा हर किसी का, आप, मैं, है ना, कार, प्लेन, जो भी मूविंग पार्टिकल, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उनका वेव नेचर होगा। गेटिंग माई पॉइंट? डी ब्रोई ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं हो सकता? फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या बोला कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जैसे आप हो, मैं हूं, प्लेन है, कार है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उनका भी वेव नेचर हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो 1923 में लुइस डी ब्रोई द फ्रेंच फिजिस्ट प्रपोज दैट लाइट मैटर ऑल्सो हैज ड्यूल कैरेक्टर। जैसे लाइट की जैसे मैटर का भी क्या होगा? ड्यूल कैरेक्टर होगा, मतलब वेव नेचर भी होगा और बोलो पार्टिकल नेचर भी। पार्टिकल नेचर भी होगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो डी ब्रोई अपनी सजेशन दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी वेव की तरह दिखना चाहिए फिर, हाँ या ना? यही तो मतलब है ना जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। यस मैम। बट तुम दिखते हो क्या वेव की तरह? नहीं दिखते हो। मतलब इसके अकॉर्डिंग बॉल भी वेव की तरह, अब बॉल तुम फेंकते हो, ऐसे दिखती है कि वेव की तरह? नहीं, पार्टिकल की तरह दिखती है। ठीक है, तो ये बात उसने बोली थी। हालांकि इसमें पंगा भी होने वाला है आगे जाके, जो तुम्हें मैं आगे चल के बताऊंगी। पहले ये बताओ, ये पता चल गया इसने क्या सजेशन दिया था? यस मैटर मैम। का भी क्या होगा? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर वो एग्जिबिट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है क्या क्या, मतलब इसने किनके बीच में रिलेशनशिप दिया था, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा आ जाओ। देखो, तुम्हें आइंस्टीन की इक्वेशन याद है? फिजिक्स में पढ़ते हो। E is equal to mc इक्वल square. टू mc स्क्वायर। ठीक है, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी बताया था मैंने। E is equal to h nu. शाबाश, बहुत ही बढ़िया मेरे बेटा। इज इक्वल टू एच न्यू। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, देखना प्लैंक से मैं डिराइव करके आ रही हूँ। mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या था? c बाय लैम्डा था। बोलो। Yes ma'am. डेरिवेशन पेपर में नहीं आएगी, तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ, कहीं पूछोगे मैम डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने। ठीक है, c से c गया, इसको और कैसे लिख सकते हो? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc लिख सकते हो। यस मैम। Yes ma'am. तो ये जो वेवलेंथ है, ये क्या है? ये कौन सी वेवलेंथ है? बोलो। डी ब्रोई। De Broglie wavelength. ब्रोगली लिखते हैं, लेकिन बोलने में क्या होता है? डी ब्रोई। एच क्या है तुम्हारा? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड थी। Joule second. एम क्या है? अगर तुम यहाँ पे आप किसकी बात करो? इलेक्ट्रॉन की बात करो, तो यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का Mass of electron. यस मैम। तो यहाँ पे तुम सी क्या लोगे? स्पीड ऑफ लाइट लोगे। लेकिन जो डी ब्रोई था वो क्या कर रहा था? ये जो ड्यूल नेचर वाला कॉन्सेप्ट था, हर किसी पे लगा रहा था। आप पे लगा रहा था, तुम पे लगा Yes. रहा था, मतलब आप पे लगा रहा था, मुझ पे लगा रहा था, चलते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा था, मूविंग बॉडी पे, एरोप्लेन, कार, साइकिल, जो चल रहा है। तो इसको उसने क्या रिलेशन दिया था? इसको मैं ये लिख दूं,
लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे आपका मास भी मैं पुट कर सकती हूँ, मास ऑफ पार्टिकल। जरूरी नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास होगा, आप अपना मास रखोगे, एरोप्लेन का, बॉल का, किसी का भी। और v क्या है यहाँ पे? अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन है? वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेरी गुड, इजी है, कुछ मुश्किल है? No, ये ma'am. h है, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ पार्टिकल kg में लेना है आपको, वेलोसिटी किस में लेनी है? मीटर पर सेकंड में लेना मीटर है, पर सेकेंड। h की यूनिट होगी जूल सेकंड में, और ये डी ब्रोई किस में आने वाली है? मीटर में आने वाली है। गेटिंग माई पॉइंट? एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग, पहले इसको लिख लो फिर मैं आगे चलूंगी, पहले इसको लिख लो आराम से, इसको लिख लो, लिख लिया? मैम हाँ जी बेटा, हिमांशी बोलो। एक बार सेकंड वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वाला यस मैम। देखो, मैंने आइंस्टीन इक्वेशन और प्लैंक्स थ्योरी के को यूज करके ये रिलेशन निकाल लिया h/mc, बट यहाँ पे m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज योर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। बट मैंने बोला डी ब्रोई ने सबके ऊपर ही क्या लगा दिया कि सबका ही वेव नेचर है, हर मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो मैंने इस रिलेशन को क्या लिख दिया, किस टर्म में लिख दिया? h/mv। अब m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसी भी पार्टिकल का मास हो सकता है। v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नाउ यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगा, v इज अब तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे मिल सकती है। मैंने बोला मास शुड बी इन kg, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट जूल सेकेंड होती है, तो यहाँ से जो वेवलेंथ निकल के आएगी वो मीटर में आएगी, ये बताया बस मैंने, ठीक है। अगर तुम एक चीज नोटिस करो, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, मेरे को तो एक और स्लाइड चाहिए थी, स्लाइड कम कैसे पड़ गई? एक मिनट रुकना, एक मिनट दो बेटा बस मेरे को, मैं स्लाइड ऐड कर दूं। हाँ, एक बार मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि वेवलेंथ मीटर में कैसे आएगी, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन भी तुम्हें आना चाहिए। हाँ जी, देखो विजिबल है ना स्क्रीन सबको? यस मैम। यस मैम। देखो आ जाओ इधर, मैंने तुम्हें बोला लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। अब देखो h की यूनिट जूल सेकंड में होगी, मैंने बोला मीटर मास kg में होगा, और ये मीटर पर सेकंड में होगा, है ना? यस ठीक है। मैम। अगर तुमको पता हो, फिजिक्स में जनरली आप पढ़ते हो, नहीं तो मैं बता भी देती हूँ, जो जूल होता है वो होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यस मैम। जूल होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल को रखना इधर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे जाओ kg मीटर पर सेकंड। अब देखना मीटर से मीटर गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और सेकंड भी था, तो ये इससे चला गया, बचा क्या? मीटर आ गया ना लैम्डा मीटर में, मैम आ गया। ठीक है। तो ऐसे यस आता है। मैम। कहीं आप सोचो कि मैम मीटर में कैसे आएगा, नीचे तो केजी है ऊपर जूल है, तो जूल और ये रिलेशन होता है जो आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आएगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, करना है तो कर लो, फिर मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। चलिए ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हम डी ब्रोई हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने समझा उसने क्या सजेशन दिया, फिर हमने देखा उसने क्या रिलेशनशिप बताया वेवलेंथ और मास और वेलोसिटी में, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। पहला रिलेशन आ गया, पहला फॉर्मूला आज की क्लास का। दूसरा फॉर्मूला है, हमें पता है p क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है, तो मैं क्यों ना mv को p लिख दूं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, बोलो। यस मैम।
दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ आता है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मास से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। क्या मैं इसको p स्क्वायर बाय 2 लिख लूं, बिकॉज p इज इक्वल टू Yes, mv ma'am. होता है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। तो यहां से क्या लिख लूं मैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और p क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, तो तुम बोल सकते हो इधर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे तो, और काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। तो एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज योर फोर्थ फॉर्मूला। पहला लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, ध्यान रखना जो वेवलेंथ होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। दूसरा p इज इक्वल टू mv, तीसरा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, एंड फोर्थ इज p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m/ke। ये सबको ऐसे ही याद होना चाहिए था, होना चाहिए, पेपर में ये बना के नहीं देखोगे, ठीक है, Okay, ma'am. ऐसे याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है, लिखो। फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, मान लो अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने इसको क्या किया, एक्सेलरेट किया, ठीक है, रेस्ट पे अभी ये मैंने इसको एक्सेलरेट किया, मतलब इसको पोटेंशियल दिया v, ठीक है, तो जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो क्या आएगा मेरा बेटा, ये एक काम करो, एक बार इसको लिख लो। हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p था, तो एक ये वाला फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सिक्स्थ वाला, अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल, अगर आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो थ्रू पोटेंशियल v, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h 2m ev। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो e क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Electron. my point, m is your mass of electron and v is your potential difference, ठीक है जी। ये 6 फॉर्मूले हो गए। उसके अलावा इसको तुम और भी तरीके से लिख सकते हो, आ रही हो अनिशा, अगर तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इधर देखो, ये पुट करते हो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अब जल्दी बताओ। 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, अगर ये तुम पुट करोगे और h की वैल्यू तुम 6.626 इंटू 10⁻⁻34 पुट करोगे, तो जो तुम्हारा लैम्डा आएगा, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, एक 7th फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा ये वाला v आर्मस्ट्रॉन्ग में, ठीक है, ये बहुत काम में आता है। या अंडर रूट 50 होता है, अराउंड 12.3 के आसपास होता है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ निशा बोलो बेटा। मैम जो 6th फॉर्मूला था, एक बार उसे एक्सप्लेन कर दीजिए कि ईवी कहाँ से आया। देखो, आपको याद है कल मैंने तुम्हें वो बताया था, थोड़ा बहुत स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था। यस मैम। स्टॉपिंग पोटेंशियल Yes, ma'am. मैंने क्या बोला था, ये वो पोटेंशियल है जिसपे आपका फोटो करंट 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डेथ नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम ही होता है, ठीक है, याद करो। बस आप वहां पे क्या करते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप वोल्ट में देख रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी में आप क्या करते हो, ईवी लगा देते हो, तो ये वही है, काइनेटिक एनर्जी को मैंने ईवी लिख दिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला था अभी, मैंने ये बोला था कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, उसको आप एक्सेलरेट, रेस्ट पे है वो, अब आप उसको पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, पोटेंशियल अप्लाई करो भी, ठीक है, तो उस केस में जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, ईवी आ जाएगा, बस, ठीक है। और जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो ये 2 आप रिजल्ट याद रख सकते हो, काम में आएगा। बस आपको यही फॉर्मूले है याद करने। अब तुम खुद देखो, लिखने को तो मैंने 8 लिख दे, लेकिन मोटा आ रही हूँ आफ्ताब, मोटा मोटे देखो कौन से फॉर्मूला, इधर आओ, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना। उसके अलावा 6th फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2m ev। कई बार यहाँ पे तुम्हें किसी बुक्स में qv भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना।
अगर तुम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये तुम डायरेक्ट 2 रिजल्ट भी याद रख सकते हो। बस यही है। हाँ आफ्ताब बोल बेटा। मैम ये 12.3 कैसा है? 12.3 बेटा जब रूट अंडर रूट 50 निकालोगे ना, 150 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो इतने के आसपास आता है। ओके मैम। ठीक है। हाँ ठीक है। उसके अलावा एक बात बताओ, यहाँ पे ना थोड़ा सा और अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डिफिकल्ट सेट करना हुआ ना तो वहां पे वो पता है क्या करेगा, वो डी ब्रोए कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट जोड़ के देगा। कैसे जोड़ के देगा इधर देखो, मैंने तुम्हें ये बताया ना एक फॉर्मूला 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो उसने काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट ना दे रखी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ उसमें घुसा रखा हो क्वेश्चन में, तुम्हें पता है ना E-5 काइनेटिक एनर्जी होता है, यस मैम। तो ये भी तुम याद रखोगे। यस मैम। मान लो वहां पे तुम्हें वर्क फंक्शन दे रखा हो, आपको बोला होगा इतनी इंसिडेंट एनर्जी फॉल करा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे इस वाले फॉर्मूले से और इस काइनेटिक यस एनर्जी मैम। पुट करके डी ब्रोय वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है। ओके मैम। तो ओके जल्दी मैम। से लिख लो, जल्दी से लिख लो और थम्स अप दे देना मेरे को कि हाँ मैम लिख लिया है, फिर मैं आगे चलूंगी क्योंकि आगे और भी बातें इसमें मैंने बता दी आपको। हम एक बार लास्ट स्लाइड शो कीजिएगा। हाँ जी बेटा। ठीक है, ज्यादा आप लोगों को इसका मतलब ज्यादा आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत आसान टॉपिक है, जो मैं करा रही हूँ बस उतना ही सफिशिएंट है, इवन मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बस अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, V इज इक्वल टू एन यू, क्या ये कहाँ लिख रहे हो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है और ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या क्या है, M क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये सब अगर मालूम है तो कर लोगे। उसके बाद आओ डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पढ़ाया ना मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, यस मैम। तो देखो एक बार। हाँ मुस्कान। मैम ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है इसमें उनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास होगा या फिर कोई भी बॉडी है उसका मास? किस में, ये वाला 6th वाला? नहीं, दूसरी स्लाइड। हाँ यहाँ पे मास का है मैम ये h/√2 ये m इंटू, यस ये मैम। इलेक्ट्रॉन का मास, ओके मैम। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा रहे थे ना मेरा बेटा, तो यहाँ पे पक्का कह रही हूँ, यहाँ पे जो बात करी हुई है वो इलेक्ट्रॉन की की हुई है, तो तुम्हें यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में क्या डिफरेंस है। ज्यादा अब तुम्हारे शायद स्कूल के एग्जाम में 2 नंबर का पूछ ले तो पूछ ले, नीट में इससे लेना देना कुछ है नहीं, एक बार फिर भी देख लो जस्ट टू क्लैरिफाई द थिंग्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बता दी थी मैंने, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लव मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा से सही से पूछो, V इज इक्वल टू एन यू क्या पूछ रहे थे। मैटर वेव्स क्या होंगे, दीज वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बात है, क्लियर है इतना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी एमिटेड और रेडिएटेड इन स्पेस, जबकि जो मैटर वेव्स है, मैटर में भाई फिर हम भी आ गए है ना, आर नीदर रेडिएटेड इनटू स्पेस नोर एमिटेड बाय द पार्टिकल्स, दीज आर सिंपली एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। ठीक है, और अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं तो वो स्पीड ऑफ लाइट वाली वेलोसिटी से चलती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी, वही यूवी, एक्सरे, इंफ्रारेड, गामा, कॉस्मिक, रेडियो। ठीक है, और जो मैटर वेव्स है वो डिफरेंट वेलोसिटी से चलती है, अगर तुम अपना मास पुट करोगे तो वेलोसिटी भी तो लगाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, और इनकी वेलोसिटी कितनी है, वही मैंने बता दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इनकी अलग होगी। वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पड़ी थी, कौन सी पड़ी थी बताओ भाई, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, और इसमें आप क्या पढ़ रहे हो, लैम्डा H/mv। बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बट अगर आप बुक में देखते तो आपको मिलता, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दिस इज सिंपल बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। पेपर में आया तो लिख देना 3-4 पॉइंट तुम्हारे बोर्ड्स में, स्कूल के एग्जाम में, नीट में यहाँ से नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आ गया।
आगे आता है डीब्रोय हाइपोथेसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हम लोगों जैसे। हम लोगों के ऊपर अगर वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अपना ये लगा रहा है हाइपोथेसिस, तो भाई साहब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमारा वेव नेचर कहाँ है? नहीं है हमारा। मैं तुम्हें वेव की तरह दिख रही हूँ क्या? बताओ। नो मैम, नो मैम, मैम बिकॉज ये No. वेवलेंथ नेग्लिजिबल आती है मास हमारे ज्यादा है निकल ना, तो कैसे भी बहुत दिखोगे यस आप। मैम, बहुत मास ज्यादा है, तुमसे बहुत ज्यादा है प्रेसिपिटेशन है। तुम्हारा। मास तुम्हारा और मेरा मास पुट कर दो यहाँ पे, मेरी तो बहुत ही मास कम होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं, द वेव नेचर ऑफ मैटर हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी साइज। ठीक है, ओके तो वो बोल रहे हैं वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद देम इज टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड। तुम्हारी बुक्स में एग्जांपल दिया हुआ है एक बॉल का लेके, मैं वो बता देती हूँ तुम लोगों को क्या दिया हुआ है। वो बोल रहे हैं कि अगर एक बॉल है उसका मास 1 किलोग्राम है, यानी कि 1000 ग्राम है, वो इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेवलेंथ उतनी इसकी दे रखी है। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ इतनी आई है तो आप कैसे निकालोगे? h/mv फॉर्मूले से निकालोगे। h तुम्हें पता है, मास तुम्हें दे रखा है, तो जब तुम वेलोसिटी पुट करोगे तो लैम्डा देखो कितनी निकल के आ रही है, बहुत बहुत कम आ रही है, -10⁻⁻⁻34 यानी कि 0.0000034 जीरो लगाओगे तब 6 का नंबर आएगा। ठीक है, तो इतनी स्मॉल वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है, तो इसीलिए यही इसका क्या बोलते हैं, इसका सिग्निफिकेंस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे नहीं है। तो ये किस पे ज्यादा एप्लीकेबल है? हाँ जी अरीशा। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। Microscopic objects. हाँ अरीशा, तुम क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम मुझे ये पूछना था कि अगर एक क्वेश्चन आया है जिसमें हमें ट्रू फॉल्स से पूछा हो कि जो डिब्रोय है वेवलेंथ है वो एप्लीकेबल है फॉर माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक के लिए, तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा दोनों के लिए? ट्रू, ट्रू लिख के आना। ट्रू होगा, ओके। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ये बोल सकते हो वो कॉन्ट्राडिक्ट। नेग्लिजिबल है, हाँ हाँ बट ये वो है। कुछ तो है, कुछ यस तो है, सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस बोले तो हम इन पे अप्लाई नहीं कर सकते, ज्यादा फायदा नहीं है अप्लाई करने का, बट कुछ तो है। ठीक है, इसने ओके तो मैम। दोनों पे ही बोला था कि भाई मैक्रोस्कोपिक पे भी लगेगा, माइक्रोस्कोपिक पे लगेगा, लेकिन ये देखा गया कि अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे लगा रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सिग्निफिकेंस करके अगर कोई सवाल आ जाता फिर तुम बोल सकते हो कि नहीं मैक्रोस्कोपिक पे नहीं है सिग्निफिकेंस, माइक्रो पे है, बट दिया उसने दोनों के लिए था। ठीक है, ओके मैम, गॉट इट। ओके फिर अब वो क्या बोल रहा है? It is evident that de Broglie concept is more significant for microscopic और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनकी वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं, जैसे आपके छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गया, एटम हो गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, उनपे। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस था। ये आपका अगर पेपर में आया ना थ्योरेटिकल वाला सवाल, तो ये आएगा तुम्हारे उसमें क्या बोलते हैं वो स्टेटमेंट वाले आते हैं ना सवाल, असर्शन रीजन वाले, यस स्टेटमेंट मैम। यस मैम। उसमें जो है पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे पढ़ाना है, ये लिख लो फिर मैं आगे चलती हूँ। कुछ नहीं करना तुम्हें, लिखो सिग्निफिकेंस और लिखो मोर सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दैट्स इट। अब मैं आगे चलती हूँ फिर, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज तुम लोगों को बतानी है। हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके नाउ हेडिंग डालो, derivation of Bohr postulate of quantization of angular momentum from de Broglie equation। याद है बोहर पोस्टुलेट का एक बहुत ही फेमस पोस्टुलेट है जो मैंने बताया था, mvr is equal यस, to nh/2π। NH मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, ऐसा नहीं किसी अनटिशंट ऑर्बिट में घूमेगा, है ना, उसका क्या होने वाला है? फिक्स एंगुलर मोमेंटम होने वाला है। n कांट बी फ्रैक्शनल, या तो 1h/2π वाली ऑर्बिट में घूमेगा, मतलब जिसका एंगुलर मोमेंटम 1h/2π होगा, या 2h/2π या 3h/2π उसमें। अब मैं पता क्या करूंगी, डी ब्रोए की इक्वेशन को यूज करके मैं इसको डिराइव करूंगी अभी। ठीक है, डी ब्रोए वाली को इक्वेशन को यूज करके मैं इसको डिराइव करूंगी कैसे आया ये, क्योंकि वहां पे उसने
याद है वहां पे ये इसकी लिमिटेशन भी थी कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था उसने, आया कैसे, डी ब्रोय भैया जी बताएंगे कैसे आया, ठीक है। तो डी ब्रोय के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, बोलो हाँ के ना, ठीक है। Yes, तो मैंने ma'am. मान लिया कि ये ऑर्बिट है यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह, तो ये मैंने वेव बना रखे, तुम भी बना लो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, तुम भी बना लो, ठीक है। तो अगर मेरा बेटा अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, तो अगर मैं इसका सर्कुलर पाथ जो ये कवर कर रहा है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस और सर्कल आप बोलते हो 2 पाई आर, तो ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। एन क्या है यहाँ पे लिखो, एन लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिट, या तुम बोल सकते हो इसको नंबर ऑफ वेव्स, एक ही बात है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर मान लो n इज इक्वल टू 1 है तो एक ही वेव होगी। यहाँ पे कितनी वेव दिख रही है तुम्हें जो मैंने बनाई है, 1 2 3 फिर 6। तो 6 n की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें पता है मेरा बेटा, इधर आना एक बार, इधर आओ, कहाँ गया, हाँ ओके। तो अब क्या करोगे तुम इसको, एक सेकंड, ओके ये आ गया। इसके बाद लेमडा बाय, इसको क्या लिखोगे, r इज इक्वल टू एन लेमडा बाय 2 पाई, ठीक है। अब ये बताओ डी ब्रोय के अकॉर्डिंग हमारी क्या थी, डी ब्रोय वेवलेंथ क्या थी, लेमडा इज इक्वल टू h बाय एम वी। यस मैम अब लेमडा काम करो, हटाओ इसको, लेमडा को यहाँ पे क्या पुट करो, h बाय एम वी, h by mv तो क्या निकल के आ जाएगा, एन एच बाय एम वी। अब ये क्या हो जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, 2 पाई। आ गया, आ गया। अब यहाँ पे Yes, पता है ma'am. तुम्हारे लिए काम का क्या है, ये तुमसे नहीं कराएंगे, ये तुमसे डेरिवेशन थोड़ी ना कराएंगे, मैंने तो सिर्फ बताने के लिए किया कि इससे ये भी डिराइव हो गया। तुम्हारा जो काम का है ना मेरा बेटा, इस पे स्टार मार्क करो, 5 स्टार करो, 3 स्टार करो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा दिल कह रहा है ये आने वाला क्वेश्चन या तो तुम्हारे आएगा, नहीं तो 2025 वाले एस्पिरेंट के पेपर में आएगा। इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, पहले लिख लो ये सारे। 2 पाई r इज इक्वल टू एन लेमडा, एन पता चल गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ वेव्स, लेमडा, Yes, ठीक ma'am. है। r तुम्हारा क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाला था फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बाय z, वो है। अब ये बोहर Okay, ma'am. मॉडल को ध्यान से सुनो, बोहर मॉडल को डी ब्रोय के साथ इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बनाते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, कैसे बनाते हैं देखो, ध्यान से देखना। हमें पता है, ध्यान से देखना, r मैंने क्या निकाला था, 0.529 n स्क्वायर बाय z, ठीक है। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, n क्या था तुम्हारा ऑर्बिट नंबर, z इज एटॉमिक नंबर, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ क्या, अगर मैं लेमडा को यहाँ पे ये लिख सकती हूँ क्या, 2 पाई r बाय n, तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय n, और r को मैं अगर n स्क्वायर बाय z लिख दूं तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय z, हाँ या ना। तुम थोड़ा सा और Yes, लिखो ma'am. ना, मेरे पास स्पेस कम था। समझ में आया कि मैंने किस तरीके से रिलेट कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r बाय n, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय n, r क्या निकाल के आए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, तो लैम्डा इज इक्वल टू n बाय z ना। मतलब अगर वो तुम्हें ऑर्बिट नंबर दे के रखता है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करता है, मैं कराऊंगी, और तुमसे वो डी ब्रोय वेवलेंथ पूछता है, यानी कि उसने बोहर वाले क्वेश्चन को डी ब्रोय के साथ इंटीग्रेट करके दे दिया है। समझे कि नहीं समझे? मैम मुझे लास्ट वाला समझ नहीं आया, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z के मैम बाद। लेमडा का रिलेशन एक बार बता दीजिए दोबारा, जो आपने अभी निकाला है। इसको ना हटा देते हैं, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने मैसी कर दिया, शायद इस वजह से नहीं समझ में आया। देखो आओ इधर आओ, इधर आओ, ये ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ से मैं यस मैम। ये लिख दूं 2 पाई r बाय n, ठीक है, 2 पाई तो कांस्टेंट ही हो गया, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय n। अब r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, n स्क्वायर बाय z के, बोलो। n स्क्वायर बाय z। यस मैम। तो लैम्डा क्या आ जाएगा फिर, n बाय z नहीं आ जाएगा,
अब यस आ गया, मैम। अब आ गया। यस मैम। मैम हमें तो यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनैलिटी दे रखी है n बाय z, पर कोई कांस्टेंट भी तो होगा ना, तो वो 2 पाई r है क्या कांस्टेंट, मतलब 2 पाई, अगर हमें सॉल्यूशन हाँ, निकालना हो अगर तो। आपको मान लो ऐसे करना है, इसमें पुट करना है, तो आर को पुट कर दो 0.529 n स्क्वायर बाय z, तो उसके बाद जो बन के आएगा फॉर्मूला उसको वैसे लिख दो। मैं तो रिलेशन बता रही हूँ तुम्हें, ऑर्बिट नंबर में, एटॉमिक नंबर में और डी ब्रोई वेवलेंथ। मैम ये रिलेशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने लास्ट रिलेशन का। आए भी हुए हैं, आए भी हुए हैं, अभी कराती हूँ बस। रिलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स। हाँ और क्या, रिलेशन कौन से वाले रिलेशन, यही बोल रहे हो ना? यस मैम, ये लैम्डा वाला, n वाला और हाँ, z वाला। तभी तो करवा रही हूँ, ही तो क्यों करवाती है अगर क्वेश्चन नहीं आता होता तो। इसको लिख लो, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम, ठीक है चले? नहीं चले क्या? नहीं करने का मन सवाल? मैम 2 मिनट। चलते हैं मैम, चलिए। आफ्ताब, तुम्हें क्लास में आना तो बहुत जरूरी है, तुम नहीं आओगे तो मन नहीं लगेगा किसी का भी। क्यों मैम? हाँ, है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम्हारी आवाज गूंजती है जब तुम बोलते हो क्लास में, तो ऐसे लगता है कि हाँ, क्योंकि ना अगर मान लो कोई सोया भी होगा ना, तुम्हारी आवाज से उठ जाएगा। मैम डन। बुलंद आवाज है तुम्हारी। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, एक बार फटाफट फॉर्मूला लिख लें क्या सारे, या चलो लिख लेते हैं, आ जाओ। मैम रिकैप कर लेते हैं। हाँ, रिकैप कर लेते हैं। एक अपन ने करा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल, v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? E is equal to mp। यस, h बाय p लिख देती हूँ। एक अपन ने किया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, और एक अपन ने किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है? h के ऊपर रूट आएगा या फिर नहीं? नहीं, h पे नहीं आएगा मेरा बेटा, ठीक है? ये अपन ने फॉर्मूले किए हैं मोटा मोटे, ठीक है? उसके अलावा 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, और 2 पाई यहाँ पे आप 0.529 n स्क्वायर बाय z लिख दो, n लैम्डा, ठीक है? जो आप बोल रहे थे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो आप इसको ऐसे लिख लो अगर आपको बनाना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है? तो ऐसे करके आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे है, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस। हैंड रेज करना जिसका भी हो जाए। ट्राई करो, इट्स ओके, अगर नहीं आया तो मैं बताऊंगी। करो 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 करो। वेरी गुड एलेक्स, अरीशा, सलोनी। एलेक्स आप ही बताओ। मैम ऑप्शन सी शायद। फॉर्मूला फोर्थ। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा इनमें से जो मैंने यहाँ पे लिखा है? ई बराबर h बाय लैम्डा लगाया है। एच क्यों? ये वो वाली मैम लैम्डा ये नहीं लगाया है लैम्डा इज इक्वल टू मैम थर्ड वाला होगा। बी लग रहा है। जो तुम वो मैम वाली, एक यस सेकेंड, मैम ऑप्शन। मैम हाफ। अरे वो अरे दो, जो तुम वो वाली वेवलेंथ पढ़ते हो ना, इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, वो डी ब्रोई वेवलेंथ थोड़ी ना है। डी ब्रोई वेवलेंथ तो ये आएगी, ये कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछा ना, तो लगाओ काइनेटिक एनर्जी वाला। यस मैम ये वाला लगाया। यस मैम यही लगाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर वो बोले Yes, कि ma'am. काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ गई है, हमें पता है, मान लो ये
लेमडा है, नया वाला लेमडा डैश हो जाएगा, तो वो 4 टाइम्स बढ़ गई है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपका बता दो वेवलेंथ कितने टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैम मैम हाफ मैम हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि Yes, वो half हो जाएगा। इनवर्स Yes, तो ये क्या होगा, तो ये तो देखो, इसको तुम ऐसे भी इनवर्सली कर सकते प्रोपोर्शनल हो। है। देखो हाँ, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। अपने पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/2m के ई है। ठीक है, यस तो मैम यहाँ मैम। पे इसी क्या से होगा, पता है। लैम्डा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये तो सेम ही रहेगा m, अगर यस ये मैम, ऐसे ही कर रहा है। ठीक है। तो जो नया वाला है वो क्या है, 4 टाइम्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, निकाल लीजिए, 2 काइनेटिक 2 हो जाएगा। टू हो जाएगा मैडम। देन इट विल बिकम हाफ। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यस ठीक है, हो जाएगा यस सबका। यस मैम। यस मैम। यस मैम यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। दी ब्रोई वेवलेंथ दी हुई है कार की। अब तुम नहीं बोल सकते मैम कार का है दी उसने, ये तो सिग्निफिकेंस ही नहीं है, लेकिन दिया तो ना उसने मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में, तो देगा वो कार का, कुछ तो आएगी, देखो कुछ तो है, जीरो तो नहीं आंसर। तो डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ अ कार, मास दिया हुआ है उसका, वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तुम्हें बतानी है वेवलेंथ। ये नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन, नीट में तो बड़े सिंपल सिंपल आए हुए हैं भाई क्वेश्चन। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने आता है तुम्हें मीटर पर सेकंड में? यस मैम यस मैम। यस मैम। 5/18 से इंटू कर। मैम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे फिर। मैम क्या बात करो, ये तो हम 5th क्लास में पढ़ के आए थे, 10 मीटर। ठीक है, चलो करो। मैम हो गया हो भी गया, चलो हो बहुत गया बढ़िया। मैम। मास को किस में रखोगे, केजी में? ग्राम में मैम। मैम केजी में, केजी में। हम केजी में केजी में रखोगे ना, अच्छा हाँ। तभी तो मीटर में आएगा, वरना तो आंसर ही नहीं आएगा। हाँ चलो हाँ। आओ मैं रख के दिखाऊं, आओ। 6.62663 ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यस क्या मैम। कहते हो? और मास कितना है, मास कार का है ना, मास दिया हुआ है 1000 केजी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये कितनी बन गई, 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 38 माइनस का। हो जाएगा। अगर तुम बेटा ग्राम में चेंज करते आंसर, फिर कुछ उल्टा लगा के आते। ओ ठीक है मैम, ध्यान रखूंगा वेरी गुड। आगे से। ठीक है, हो भी जाएगा। ओके मैम। यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया, ये तुम करो चलो। तुम्हारे जो 12 बच्चे यहाँ पे बैठे हो, तुम लोगों का तो नेटवर्क नहीं जा रहा ना, कहीं पता चले तुम लोगों का भी नो गया। मैम। हाँ, मैम हो गया यस वेरी मैम, गुड। डन। मुस्कान का, रवीना का, अरीशा का, सलोनी का, आफ्ताब का, ओके। रवीना क्या आ रहा है बेटा?
मैम ऑप्शन 2। यस मैम। यस मैम। इतना मुझे करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ग्राम को केजी में Yes, जरूर ma'am. कर लेना। 6.63 यस मैम, पावर केजी में चेंज करना पड़ेगा। -kg। नहीं करोगे तो गलत ही आएगा। और जब देखो जान करके उसने पावर में ही पूछा है बस। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ESU मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आराम से करो, इजी है क्वेश्चन। हिमांशी क्या लग रहा है बेटा? यशवी? कौन सा रिलेशन बताया था मैंने अभी? ई जो है चार्ज है। हाँ वो वाला आएगा क्या, 2 MEV वाला? यस, वही आएगा। यस मैम, √2 MeV। आपको क्या निकालना है? h/λ निकालना है, तो उल्टा कर दो इसको। √2 MeV। बोलो अब क्या कहते हो? कुछ था इसमें? ऑप्शन। यस मैम। कुछ नहीं था, मतलब हो जाएगा। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नीट में आया नहीं है अभी, बताने वाला है बहुत ही जल्द, सालों में हो सकता है तुम्हारे में भी आ जाए। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है। बच्चों अपने को ना एक्टिव रहना पड़ेगा, समझो। सिर्फ 5-6 बच्चे अगर क्लास में बोल रहे हैं तो नहीं चलेगा काम, है ना। आप लोग अभी 11th में आए हो, है ना, मतलब बहुत टाइम हो गया, बट मेरे पास तो अभी आए हो ना। आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है, आपको सुपर एक्टिव रहना पड़ेगा। नहीं तो मैं सच बोल रही हूँ, आने वाले टाइम में तुम लोग कहोगे कि क्या ही चल रहा है। अभी तो दूसरा चैप्टर है, सभी अच्छे से सुपर एक्टिव रहो, होमवर्क करते रहो, क्लास में बोलो। ज्यादा से ज्यादा गलती तो हो जाएगा ना, तुम इतना क्यों सोचते हो जो नहीं बोलते हो। मैं कभी भी तुम्हें गलत आंसर के लिए नहीं डांटूंगी, मैं डांटूंगी ही नहीं भाई। आप एटलीस्ट अप्रोच तो करिए। आप खुद सोचो, मैं क्लास में क्वेश्चंस कराती हूँ, तुम लोगों को असाइनमेंट कराती हूँ, एक चैप्टर के 150-200 क्वेश्चन तो अपन कर लेते हैं असाइनमेंट को मिला के। तो तुम लोग जब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे बेटा, फिर क्या फायदा, है ना। इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, मुझे ये तो दिखाओ मैम। कि हाँ मैम हमें नीट ही करना है, और आप लोगों के पास टाइम Yes, है, ma'am. अच्छा मौका है, कर लो। ये चीजें अभी कर लोगे ना, सुनो, तुम नीट के PYQs 11th में ही निपटा लोगे ना। अभी तो तुम्हें देख भी रहोगे, मैं JEE मेंस के बहुत सारे लाती हूँ क्वेश्चन। नीट के तो तुम्हें इतने इजी लगेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। तुम बेशक बुक खोल के देख लेना। अगर तुम 11th क्लास में बेटा अपने नीट के प्रीवियस ईयर खत्म कर लेते हो ना, तो 12th में तुम्हें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी फिर। तो तुम लोगों को थोड़ा सा मेरी सुनने की जरूरत है, और थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है, बाकी तो हो जाएगा काम। देखो, करा है किसी ने या मैं कराऊं? मैम करा दो। नहीं मैम।
आओ दिमाग मैं में बराबर यही बात। कितना आ रहा है आंसर? देखो मैं बताती हूँ, आओ। आपको बोला हुआ एक प्रोटॉन है, ठीक है, लिथियम है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको एक्सेलरेट किया गया बाय सेम पोटेंशियल। अब न्यूक्लियस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, राइट। वो कह रहे हैं कि लैम्डा लिथियम और लैम्डा प्रोटॉन क्या है, ये डी ब्रोई वेवलेंथ है लिथियम का और प्रोटॉन का। आपको इनका रेशियो बताना है, जो कि इन्होंने दिया भी हुआ है, तुम्हें एक्स की वैल्यू बतानी है। तुम छोड़ दो ये क्या दिया हुआ, हम निकाल के आते हैं। अब तुम देखो पोटेंशियल वाला, क्या मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रिलेशन बताया था, डी ब्रोई वेवलेंथ और पोटेंशियल वाला बताया था क्या अभी? h/√2 H/2 यही बताया था। अब Yes. देखो लैम्डा इज, अब देखो एच कांस्टेंट है, एम की जगह तुम क्या पुट करोगे, एम। अब तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एम तो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। पोटेंशियल सेम पोटेंशियल है तो ये भी सेम है, तो मैं लिख दूं ये। बोलो, इस पे डिपेंड कर रहा है ना, मास पे और इस पे चार्ज पे। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा लिथियम। बोलो क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ लिथियम इनटू चार्ज ऑफ लिथियम। बोलो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा उल्टा ले लेते हैं, एक काम करते हैं, फिर अपने कोई दिक्कत होगी। लिथियम और प्रोटॉन का लेना है ना, लिथियम का ले लेते हैं और प्रोटॉन का ले लेते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, और नीचे आ जाएगा बोलो मास ऑफ लिथियम और चार्ज ऑन लिथियम, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं फिर सोल्व। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है क्या इसमें कुछ, कहाँ गया, नहीं दिया हुआ, एमपी लिख लो। चार्ज कितना है प्रोटॉन पे, +1 लिख लो, ठीक है। या तो एक काम करो, ई लिख लो अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मास ऑफ लिथियम दिया हुआ है उसने 8.3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बोलो, और लिथियम पे कितने का है, 3 का, यानी कि 3 ही हो जाएगा। बोलो, तो ये ई से ही गया, एमपी से एमपी गया गया। तुम्हें ये सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, अंडर रूट में 1/8.3 इंटू 3। क्या ये सॉल्व कर सकते हो? Yes. मैम ठीक है, कितना कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे, देखना। हाफ ताब। मैडम वैसे बाय द वे तो हम ऐसे कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी होगी अंडर रूट में तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन बड़ी होएगी नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि नीट में ऐसा सवाल आएगा ही नहीं जहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला अंडर रूट उठा के दे देंगे। मैडम समझ स्कूल रहे हो? लेवल का ही बता दो, हाँ जी, स्कूल लेवल के ही बता दो। स्कूल लेवल में तो ये सवाल ही नहीं आएगा। स्कूल लेवल में तो ये वाले सवाल आएंगे, ये वाले, तीसरे वाला, दूसरे वाला, पहले वाला भी नहीं आएगा, दूसरे तीसरे वाले आते हैं क्वेश्चन। ओके मैम। इसको सोल्व कर लो कि कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ऋषा? हाँ मैम मुझे पूछना था कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज लिखेंगे क्या? अगर तुम 1.6 लेती हो तो वो कैंसिल आउट भी तो हो जाएगा ना। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं ले रहे हो मेरा बेटा, इधर देखो। मतलब हमें प्रोटॉन का चार्ज लेना है तो हमने उसे ई क्यों लिखा? आप 1 लिख दो, फिर इसका लिथियम का 3 लिख लेना। ओके बट ठीक उसमें है, तो देखो 1.6 किसका, पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज अपने, होता है ना। एक चीज भूल गए क्या तुम लोग, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, K(Q1Q2/R²) बताया था। यस Q1 क्या मैम, था, प्रोटॉन का कर रहे थे तो अपन क्या करते, जेड नहीं कर रहे थे। यस Yes. मैम, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, सिर्फ साइन का तो डिफरेंस होता है। यस मैम, ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। ओके मैम। हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर मतलब ये आएगा सोल्व करने में 0.2, और यहाँ पे 10⁻⁻1 दे ही रखा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आंसर। कर लोगे क्या, करके देखो, इसका निकाल के देखो ना एक बार कितना आ रहा है। मैम आ गया आंसर 2। पक्का? यस मैम। ठीक है, ये 20 कितना बन जाएगा, 249 बन रहा है, 83 इंटू 3।
ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। अब आओ, जल्दी से थम्स अप दे दो, और सोने की जरूरत नहीं है भाई, हो जाएगा ये, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की नहीं बात करो, उसने चेंज कर दिया यहाँ पे प्रोटॉन और लिथियम की। ठीक है, जो मैंने ये बताया था फॉर्मूला, जो तुम ये करके आ रहे थे ना भाई, तुम कर ये वाला जो निकल के आया था, तब निकल के आया था जब तुम मास इलेक्ट्रॉन का पुट कर रहे थे इस फॉर्मूले में। कहाँ गया इसमें? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये जो रिजल्ट निकल के आए थे वो तब निकल के आए थे जब तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं पता चले इसमें भी तुम ये वाले रिजल्ट लगा दो, तो ध्यान रखना वो पूछ क्या रहा है। हो जाएगा इतना, आगे चलूं? यस मैम। चलो जल्दी आओ, टाइम होने वाला क्लास का। नेक्स्ट टॉपिक डालो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई सब गजब का प्रिंसिपल था ये, सच बता रही हूँ। अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं है, जो तुम पढ़ते आ रहे हो ना। बोहर ने क्या करा था, इधर आओ, बोहर ने ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तुम रेडियस निकाल लोगे, निकाल रहे थे ना तुम इस फॉर्मूले से। डिफाइन कर रहे थे ना उसका पाथ। ये हाइजेनबर्ग कहता है हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि तुम कैसे बता रहे हो ट्रेजेक्ट्री इलेक्ट्रॉन की, पाथ ही डिफाइन नहीं है बोहर का। यही तो लिमिटेशन भी थी, मतलब हाइजेनबर्ग ने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया बोहर को। और यहीं से तुम ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो। क्वांटम नंबर पढ़े हैं स्कूल में? यस यस मैम। तो तुम वहां पे ऑर्बिट नहीं बोलते, ऑर्बिटल बोलते हो, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रिप्लेस कर दिया ऑर्बिटल से। अभी बताऊंगी। और हाइजेनबर्ग ने ये कहा, भाई तुम ये नहीं बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की ये पोजीशन है, नहीं बता सकते तुम। यस मैम। अगर तुम चलो पोजीशन बता दोगे, वेलोसिटी कैसे बताओगे फिर? इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है और भाई साहब इतनी स्पीड से चल रहा है, अगर तुम उसकी पोजीशन बताना चाहते हो कि भैया फोटो खींच ली, पोजीशन बता दी, वेलोसिटी गायब, वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। वेलोसिटी बता दी, स्पीड बता दी, तो भाई साहब पता नहीं चलेगा कहाँ था। गेटिंग माई पॉइंट? तो वही हाइजेनबर्ग ने बोहर का वो कर दिया, ऐसी तैसी हो गई। ठीक है, जैसे बोहर क्या बता रहा था, ट्रेजेक्ट्री बता रहा था, वो कह रहा था पाथ तो डिफाइन है ही नहीं, तो तुम ऑर्बिट कैसे बोल रहे हो कॉन्सेप्ट को? कि उसने बोला था ना फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे, जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहे थे हाइजेनबर्ग ने, वो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही खत्म, उसने ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दिया ऑर्बिटल। वो कहते हो तुम प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करो कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना यहाँ है, तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अभी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल था क्या? ये यही था कि हाइजेनबर्ग कहते हैं भाई साहब ये इम्पॉसिबल है कि तुम एक साथ साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन बोले तो कोई भी, इसने इलेक्ट्रॉन की बात तो की है, साथ ही साथ कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है, मूविंग बॉडी है, तुम उसका पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ बता ही नहीं सकते हो, यानी कि एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ और सर्टेनिटी के साथ बता ही नहीं सकते हो। अगर तुम एक चीज निकालने जाओगे दूसरे में एरर आएगा, दूसरी निकालने जाओगे तो पहले में एरर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग नहीं निकाल पाओगे। एक एग्जांपल देती हूँ ऐसे तुम्हें समझने के लिए कि भूलो ना। इलेक्ट्रॉन है, तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जानना चाहते हो, तुम उसके ऊपर लाइट फेंक रहे हो, फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन हल्का सा है, फूंक मारो, खत्म। समझाने के लिए कर रहे हो, टीचर आके बोल देना। ठीक है, तो जैसी लाइट आएगी भाई साहब वो चल रहा है, एकदम सीधा सीधा चल रहा है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन सीधा चल रहा है, देखा तो तुमने भी नहीं है, मैं भी नहीं है। ठीक है, लाइट आ रही है, भाई साहब जैसी लाइट पड़ी तो भाग गया। पोजीशन पता करने के चक्कर में इसकी वेलोसिटी नहीं गायब। समझ रहे हो? अगर मान लो तुम चल रहे हो, तुम्हारा तो मैं बता दूंगी आराम से, पोजीशन ये वेलोसिटी है, ये भी आगे जाके इसका भी सिग्निफिकेंस माइक्रोस्कोपी पे ही है, मैक्रोस्कोपी पे नहीं है। तो अगर तुम भाई साहब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो तुम अगर उसकी वेलोसिटी पता लगा रहे हो तो भाई साहब पोजीशन नहीं पता लगा पाओगे। अगर उसकी पोजीशन जानना चाहते हो कहाँ है जी, तो फिर तुम उसकी वेलोसिटी नहीं पता लगा सकते। और जबकि बोहर में तो भाई साहब हम वेलोसिटी पता लगा के आए हैं 2.18 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, रेडियस पता लगा के आए हैं 0.529 n² by z।
क्या है, तो बोहर को चैलेंज कर दिया इसने कि तुम इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी नहीं बता सकते हो। ये था पूरा। अब रटने वाली चीज क्या है, मतलब याद करने वाली चीज क्या है, फॉर्मूला। तो जो इसने रिलेशन दिया था, डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, ना मैं करवाती हूँ कभी और ना ही तुम्हें करनी है, ठीक है। तो जो इसने रिलेशन दिया था वो क्या दिया था, डेल्टा एक्स लिखो, डेल्टा एक्स मैं अलग से लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको हटा देती हूँ। क्या दिया था इसने, जो डेल्टा एक्स है इनटू डेल्टा पी, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए h/4 से। अब डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी यानी कि पोजीशन में एरर। डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम में एरर। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब डेल्टा पी को मैं एम डेल्टा भी लिख लूं, क्योंकि हमें पता है पी एम भी होता है, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल। जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, मास ऑफ पार्टिकल तुम अपना रख लो। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, ओके। Yes, ma'am. तो जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, मिनिमम प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए h/4 एच की वैल्यू तुम्हें पता है, पाई की वैल्यू पता है ना ये चीज तुम्हें, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये बेसिकली अपना फॉर्मूला है। अगर मान लो तुम्हें बोलता है डेल्टा एक्स निकाल लो, मतलब अनसर्टेनिटी पोजीशन निकालो, तो फॉर्मूला क्या होगा, h/4 m डेल्टा वी। न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आप इक्वल टू ले लेते हो, ठीक है। बस यही फॉर्मूला है, इसको लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे चलती हूँ, एक दो चीजें और बतानी है फिर खत्म करते हैं इसको। इसका मतलब वो बोल रहा है कि जो मैंने ये लिखा है ना मेरा बेटा, इधर आओ, इसका मतलब वो ये बोल रहा है जब ग्रेटर द साइन ग्रेटर देन इक्वल टू मींस द प्रोडक्ट जो होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, या तो ग्रेटर देन होगा h/4 करो इसको, या इक्वल होगा, लेकिन लेस देन नहीं होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए, लेस देन होगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं एक काम की बात बताऊं, तुम्हारे काम में आएगा। जब तुम h की वैल्यू यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 रखोगे और पाई की जगह 22/7 या 3.14 निकलोगे, क्या हम इसको याद कर ले, हमारा फायदा नहीं हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। जब तुम इसको निकाल के देखोगे तो आएगा 5.25 इंटू 10⁻⁻35। मैं तुमसे अभी इसलिए नहीं निकलवा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, जब तुम निकालोगे तो इतना आएगा, तुम्हारे काम की चीज है। हाँ जी अरीशा। Ma'am, can you please tell it again that how delta x dot delta p is equals to constant? h/4 कांस्टेंट है ना, 4 पाई आपको पता है, h पता है, तो मिनिमम Yes, कितना ma'am. हो सकता है, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, तो मिनिमम प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा ना। मतलब अगर मान लो कांस्टेंट रखना है हमें, या तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी घटेगी, इसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी। जैसे मान लो डेल्टा एक्स तुम 4 ले रहे हो, समझाने के लिए सिंपल, 4 इंटू 10 40। अब आपको कांस्टेंट रखना है तो मैं एक काम करती हूँ, इसको 10 कर देती हूँ, इसको 4 कर देती हूँ, कांस्टेंट ही रह रही हूँ। मतलब क्या कर रहे हो आप, चेंज करो, अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, कांस्टेंट रहना चाहिए मिनिमम इसका प्रोडक्ट, Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, ओके। उसके अलावा और क्या अपने को करना है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि एच कट को मैंने शायद तुम्हें बताया था h/2 भी बोलते हैं, बोलते हैं, यस, ये भी तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा मेरा बेटा एक बार ना नीट में सवाल आया हुआ है, ये तो तुम्हारे एनसीईआरटी में है, क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। अगर एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में मैं करूं, थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स लगाऊंगी मैं, अगर मान लो मैं डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और डेल्टा टी से डिवाइड कर देती हूँ, देखना क्या होगा फिर। आप लोगों को पता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है, फोर्स होता है, पढ़ा है क्या फिजिक्स में, Yes, ma'am. यस और मैम। नहीं पढ़ा तो फिर Yes, ma'am. रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। और फोर्स इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एनर्जी हो जाएगा। Energy work. डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख लेती हूँ, यहाँ पे आ जाओ। तो डेल्टा ई
इंटू डेल्टा टी, ये क्या है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। एक ये वाला फॉर्मूला, ये एक बार नीट में आया था कि बताओ इसमें से कौन सा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, तो उसमें ये भी था और एक और था, वो नहीं होना था। ठीक है, तो ये आ जाता है कई बार, और h कट को कई बुक में h बाय 2 पाई भी लिखता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस इतना ही करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। मैम मतलब जो एच कट बताया आपने उससे कैसे क्वेश्चन आता है? नहीं, कई बार मान लो तुम्हें आंसर में ना h कट लिखा मिलेगा, ठीक है, तो तुम्हें समझ जाना है Okay. h बाय 2 पाई होता है। जैसे अपन ने वो किया था ना, क्या किया था अपन ने, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। ठीक है, मान लो Yes, ma'am. तुम्हारा एक है 3h बाय 2 पाई, तो कई बार पेपर में लिखा मिलेगा 3h कट, तो तुम ये नहीं बोल सकते गलत है ऑप्शन, ऑप्शन सही है, Okay, कट को h ma'am. बाय 2 पाई लिखते हैं, तो वहां पे यूज होगा। ठीक है, ये वाला सवाल करना एक बार, एनसीईआरटी का ही है। वो कह रहे हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, पोजीशन तुम्हें दे रखी है, क्या निकालना है, हाँ वेलोसिटी निकालनी है, निकालो। मैम एक बार लास्ट स्लाइड शो कीजिएगा डेल्टा ई और इसका रिलेशन। लिख भी लेना, Okay, ma'am. डेल्टा लिख भी लो, डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी इज अनसर्टेनिटी इन टाइम, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। इसमें मेरे को बस ये बताओ मुस्कान, तुम बताओगी फॉर्मूला क्या लगाऊं मैं इस क्वेश्चन में? Yes, ma'am. Ma'am, delta x into m delta v is equal to h by 2 pi. Sorry, 4 pi. हाँ, अपने को डेल्टा वी निकालना है, तो उसको साइड में रख लो और ये आ जाएगा। क्या तुम्हारे पास डेल्टा एक्स है? हाँ मैम है। मास है क्या? मास किसका पुट करोगे? इलेक्ट्रॉन का। बोलो। Yes, ma'am. डेल्टा एक्स तुम्हें Yes, दे ही ma'am. रखा है, 4 पाई पता ही है तुम्हें, पाई क्या लोगे? 3.14 ले लो। ठीक है, और ये तो मैंने तुम्हें सिखा ही दिया है, इसको तुमने याद ही करना। डायरेक्टली नहीं ले लेंगे। डायरेक्ट ले लो। दोबारा बोला मैडम वैल्यू उसकी, किसकी? h बाई 4 पाई की, शॉर्टकट बताओ। क्यों तुमने लिखा नहीं? नो मैम, लिख नहीं पा रहा। 5.25 into 10 to the power minus 35. ठीक है, और नीचे वैल्यू लिख दो सारी। ओके कितना मैम। कैलकुलेशन हो गया? मुस्कान आप बोलो। मैम, ये जो रिलेशन आपने बताया ना, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन, ये वाला मुझे डेरिवेशन समझाई ना, वो समझ में आया, एक बार फिर से समझा दो। ये आप बेसिकली बेटा फिजिक्स में पढ़ते हो कि आपका मोमेंटम बाय टाइम आपका फोर्स होता है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। उसके अलावा यहाँ पे जो फोर्स इनटू, यहाँ पे देखो फोर्स इनटू, यहाँ पे ये क्या है? पोजीशन है, उसको आप क्या लिखते हो? एनर्जी लिखते हो। तो मैंने ये यहाँ से ले आया, फिजिक्स से आया है फॉर्मूला। आपको मैं डायरेक्ट ये ही लर्न करवाने वाली थी, बट एक बार मैंने बता दिया, अगर फिजिक्स में पढ़ा तो ठीक है, वरना इसको डायरेक्ट लर्न कर लो। चेंज इन कह रही हूँ, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी टाइम का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? या तो इक्वल होना चाहिए h बाय 4 पाई का, या बड़ा होना चाहिए। एनर्जी टाइम का रिलेशन है, ठीक है। कहाँ से आया? ये तुम्हारे फिजिक्स वाले फॉर्मूले से आया, ठीक है। बस यही बताया मैंने। मैम, Ma'am, ये जो 5.8 into 10 to the power minus 5. So if minus 5 नहीं 5. क्या आंसर बता रही हो क्या? Yes, ma'am. अच्छा, आंसर इसका मेरे पास नहीं है, मेरे को भी सोल्व करना पड़ेगा। आंसर निकाल के देख लेना, अगर सबका यही आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर कुछ गड़बड़बाजी है, ठीक है। मैम, हाँ बोलो। 5.73 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। 5.8, हाँ Yes, ठीक है, ma'am. 5.73 को अप्रोक्सीमेट 5.8 ले सकते हो, ओके चलेगा। मैम। चलूं या रुक जाऊं? चलो Yes, मैम, ma'am. रुक जाओ 2 मिनट। आगे चलिए। रुक मैम, लो। एक क्वेश्चन था कि हाँ। ये जो था ना रिलेशन, ठीक है, डेल्टा ई एनर्जी वाला, इसमें जो आपने लिखा है 4 पाई होगा या फिर टाइम होगा नीचे में? कहाँ पे टाइम होगा मेरा बेटा? मैम, ये वाला रिलेशन नहीं है, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई होगा या 4 टाइम? 4 पाई होगा, पाई।
अच्छा ठीक जैसे अपन ये नहीं पढ़ रहे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ये मोमेंटम और पोजीशन में था इनका प्रोडक्ट, ये एनर्जी और टाइम का प्रोडक्ट है। यही दो ओके मैम करवाए ना चलो। मैंने, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये दो करवाए, एक तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, एक ये बताया है, दूसरा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ये रिलेशन है। ठीक है, ओके मैम। बाद है सिग्निफिकेंस, ये मैंने समझा दिया तुम्हें। हाइजेनबर्ग रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट ऑर्बिट्स बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डेली लाइफ में सिग्निफिकेंस नहीं है, जिनका जैसे आपके ऊपर मेरे ऊपर है ना, जो लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पे ये क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक बात है क्या? ठीक है, जैसे यस मैम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो। वो कह रहे हैं फॉर द पार्टिकल्स, मतलब जिनका मास, वो वाले पार्टिकल जिनका मास 1 मिलीग्राम या इससे ज्यादा है, तो उस केस में जो अनसर्टेनिटी, जो एरर आ रहा है ना, वो बहुत कम आ रहा है। अगर एरर बहुत कम आ रहा है तो ऐसे वाले ऑब्जेक्ट्स पे सिग्निफिकेंस बहुत ही ना के बराबर है, नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। जैसे इन्होंने जो मास है वो 10⁻⁻6 kg, अगर मान लो 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम होता है 10⁻⁻3 ग्राम और 10⁻⁻6 kg। तो अगर तुम इस वाले मास को यहाँ पे पुट कर रहे हो तो इसकी देख रहे हो अनसर्टेनिटी, प्रोडक्ट देख रहे हो कितना कम आ रहा है, बहुत कम अनसर्टेनिटी एरर आ रहा है। तो ऐसे वाले केस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस कम हो जाता है और यू कैन नेग्लेक्ट। ठीक है, ओके मैम। फिर वो कह रहा है कि अगर मान लो तुम कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लेते हो, मान लो तुम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो उस केस में तुम एरर अच्छा खासा आएगा, तो उस केस में यू कांट नेग्लेक्ट। जैसे अगर h की वैल्यू 4 पाई और m की वैल्यू तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पुट करते हो तो 10⁻⁻4 के आसपास आ रहा है, जबकि यहाँ देखो 10⁻⁻28 0.0028 गेटिंग माई पॉइंट, और जबकि यहाँ पे आ रहा है 10⁻⁻4, तो यहाँ पे अच्छा खासा एरर है। तो यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। उसके अलावा और क्या बोल रखा है उन्होंने, उसके अलावा इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे अभी मैंने बोला ना कि बोहर के केस में तुम क्या कर रहे थे, रेडियस निकाल रहे थे, वेलोसिटी निकाल रहे थे, वो कहते हैं तुम नहीं निकाल सकते भाई। हाइजेनबर्ग कहता है ट्रेजेक्ट्री कैसे बता रहे हो, एग्जैक्ट कहाँ पे है वो नहीं बता सकते हो, ये हाइजेनबर्ग ने बताया। कैसे? उसने बोला कि अगर तुम मान लो अनसर्टेनिटी पोजीशन इतना ले लो 10⁻⁻8 10⁻⁻8, तो वेलोसिटी में देख रहे हो भाई साहब, एरर देख रहे हो तुम, भयंकर एरर, भयंकर देख रहे हो, बोलो 10⁻⁴ मीटर पर यस सेकंड। मैम। हाँ, तो वो कह रहा है कि इतनी ज्यादा एरर है, अभी तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एरर ही इतनी ज्यादा है, एरर ही इतनी ज्यादा है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप ट्रेजेक्ट्री जो है प्रिडिक्ट कर पाओ इलेक्ट्रॉन की कि कहाँ पे है। तो यहीं से जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट था बोहर के केस में, वो रिप्लेस हो जाएगा ऑर्बिटल से, और यहीं पे शुरुआत होगी तुम्हारे क्वांटम नंबर्स की और वाइटल्स की। हाँ, लेकिन उससे पहले अपना एक टॉपिक रहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको निपटाएंगे हम आने वाली क्लास में, फिर चलेंगे हम क्वांटम नंबर पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाँ वही से यस मैम। लाइन्स पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके दिखा दो। बस फिर मैं छोड़ रही हूँ तुम लोगों को। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कौन सी स्पीड से, बताओ भाई, इतनी स्पीड से, एक्यूरेसी कितनी है, बस 0.005%। तो तुम्हें ये बताना है सर्टेनिटी विद विच, कितनी सर्टेनिटी है, मतलब बेसिकली तुम्हें पोजीशन बतानी है इलेक्ट्रॉन की certainty with which the position of electron can be located is, बता सकते हो क्या? कर लिया ऋषा? यस मैम।
स्पीड कैसे करोगे? 600 का ये लेना करना पड़ेगा ना तुम्हें। यस मैम, वो परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। बस इतना ही करना है, बाकी निकाल लेना तुम। क्या फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा x डॉट डेल्टा v इज इक्वल्स टू 4 5.2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 35.9। बाकी सब कुछ दे देंगे एक्स प्राइम। पता मैम है, ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है एक्स पता है, पाई 1.9। पता है। ओके, आपको ये पता है, ये निकालना है तुम्हें। एम क्या लोगे? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर देना। फर्स्ट आ रहा है क्या सबका? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। इसके बाद ना मैंने फिर एक काम करते, अब तो ये हो नहीं पाएंगे, इट्स ओके, घर से कर लेना। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सारे समझा दिए। आते ही मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लास में ना इनमें से कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी, ये देखने के लिए कि तुम कितने करके आए। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डाले हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया ना ये चैप्टर, उससे रिलेटेड कुछ सवाल डाले हुए हैं, बस ज्यादा नहीं डाले हुए, थोड़े से ही डाले हुए हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन मैं दे नहीं रही हूँ आज के लिए, इतना भी तुम कर लोगे तो मेरे लिए बहुत है। अभी कल क्लास नहीं है तो तुम्हें एक दिन मिल रहा है, टेस्ट भी नहीं है संडे, तो इस पूरे हफ्ते तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ही तैयारी करनी है। ठीक है, एक बार मैं आरिशा आ रही हूँ, एक बार फटाफट से समरी कर लो, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, दिमाग जोर डालो और शुरू हो जाओ। जिससे पूछू वो जवाब देगा। हिमांशी क्या किया बेटा आज? मैम डी ब्रोजाइल करा है हमने आज। डी ब्रोए हाइपोथेसिस। पहला फॉर्मूला बताओ हिमांशी। सबसे फॉर्मूला पूछूंगी एक एक करके, चलो बताओ। लैम्डा इक्वल टू अपॉन में हाँ, क्या अपॉन में? एमवी। यस। सेकंड फॉर्मूला अरीशा। मैम h बाय एम वी और h बाय पाई, h बाय पी। पी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में बताओ क्या नाम है उसका? आफ्ताब। मैम एच बाय देख के बोल दो। h/√2m/ke। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में बताओ सलोनी। मैम h/√2 MEV। वेरी गुड। ठीक है, उसके अलावा हमने और क्या देखा? हाँ, वो बताओ क्या बोलते हैं, वो कौन सा था अपना, वो रेडियस की टर्म्स में करवाया था ना मैंने अभी। 2πr इज इक्वल टू क्या था? एल लैम्डा, और आर यहाँ पे क्या है? रेडियस। ठीक है, ओके। उसके अलावा हाइजेनबर्ग में मैंने क्या बताया था? कौन बताएगा? रवीना तुम बताओ। मैम हाइजेनबर्ग में डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल्स टू h/4 पाई। और एच कट को तुम h/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये डी ब्रोए और हाइजेनबर्ग ज्यादा किस पे सिग्निफिकेंस था इनका? माइक्रोस्कोपिक मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, छोटे पार्टिकल्स पे, हमारे जैसे पे नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करेंगे। ठीक है, अब बोलो जो कोई बोल रहा था। मैडम ये एच कट क्या है? अभी तो बताया, इतनी बार बता दी, चौथा लगा दो। एच कट मेरा बेटा, एच कट भी कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू h/2 होती है। ठीक है, ओके मैम। हाँ और बोलो बस। गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बेटा बोलो। मैम जो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने 0.005 अपॉन में 100 किया था, वो मतलब क्यों किया था? क्योंकि मेरा बेटा, इधर आओ, आ गया। आपको इलेक्ट्रॉन बोल रहा है इस स्पीड से चल रहा है, एक्यूरेसी इतनी है, तो 600 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%। तो 600 का निकालना पड़ेगा ना, 0.005% कितना होगा? बोलो, नहीं निकालोगी क्या? यस मैम। ठीक है, अगर उसकी स्पीड इतनी है, एक्यूरेसी इतनी है भाई साहब, बस। ठीक है, तो 600 का 0.005% निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगी।
कहाँ पे? डेल्टा वी में, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में, ठीक है। यस मैम। हाँ, अगर एक की अनसर्टेनिटी निकाल लो तो आपसे पूछा है कि इतनी सर्टेनिटी विद विच, जिसके साथ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेट कहाँ पे हो सकता है। बेसिकली तुम्हें इसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर, इतना आ जाएगी तुम्हारी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये निकालना अपने को, ठीक है। अनीशा तुम कुछ कह रही थी बेटा? हाँ हाँ, लीव कर दो, मैं भी बस जा ही रही। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। एंड गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।